अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज यहाँ न्यूयॉर्क में मंगल की रात और सितंबर की 16 तारीख, जबकि पाकिस्तान में बुध की सुबह और मंगल की 17 तारीख है। नादरीन, आज जो जिक्र शुरू करेंगे वो पाकिस्तान की आला तरीन क़यादत का पाकिस्तान से गायब होने का करेंगे। यानी इस वक्त पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी चाइना के 10 रोज़ा दौरे पर हैं। उनके साथ उनके अहलो अयाल यानी उनका बेटा और बेटी भी हैं, जो कि वहाँ पर मेरा ख्याल है अच्छी खासी लो प्रोफाइल मुलाकातें कर रहे हैं। कभी फैक्ट्री जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, तो कोई इतना ज़्यादा कोई ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रिप नज़र नहीं आ रहा। साथ ही पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ, बामाए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार और फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इस वक्त कतर में हैं। बल्कि जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो शायद वो कतर से सऊदी अरब की जानिब रवाना हो जाए, क्योंकि कतर का सफर शहबाज शरीफ ने उस अरब इस्लामिक समिट में शमूलियत के लिए किया था, जिसमें जहां पर उन्होंने तकरीर भी की, और जो इसराइल की जानिब से कतर पर हमला हुआ उसके उसके ऊपर बातचीत के लिए बेसिकली वो वहां पर मौजूद थे। और इससे पहले भी, यानी एक हफ्ते में शहबाज शरीफ के दूसरा कतर का दौरा है। इससे पहले वो 11 तारीख को भी गए थे, तकरीबन 2 दिन बाद, जब कतर पर इसराइल ने हमला किया था दोहा पर। उसके बाद दूसरे ममालिक के कुछ लीडरान भी पहुंचे थे कतर के साथ इजहार यकजहती के लिए। तो शहबाज शरीफ साहब भी गए थे, जो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा अमल था। और फिर 15 तारीख को, जब ये यानी कल, जब ये अरब इस्लामिक समिट हुआ, जिसमें कोई 57 ममालिक के सरबराहान ममलिकत और हुकूमत और लीडरान ने शिरकत की। वहां पर भी शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, वहां पर उन्होंने तकरीर भी की। उनके साथ पाक फौज के सरबराह भी मौजूद थे, उनकी कुछ एंगेजमेंट्स भी हुई। कोई ज़्यादा एक्सटेंसिव एंगेजमेंट्स तो नहीं थी, लेकिन हाँ, कुछ जहाँ पर ईसाइयों वगैरह पे उनकी मुलाकातें हुई। और इसके अलावा आज उन्होंने जो कतर के अमीर हैं, शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, उनके साथ भी मुलाकात की है। और इससे पहले उन्होंने ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान के साथ भी मुलाकात की थी, जहां पर के पाकिस्तान फौज के सरबराह और पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दोनों इंतहाई नुमाया तौर पर नजर आ रहे थे। वो मुलाकात भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, जहां पर के दोनों ममालिक के ताल्लुकात का जायजा लिया गया। अब यहाँ से शहबाज शरीफ साहब 3 मुल्की दौरे पर रवाना होंगे कतर से। बल्कि जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो वो शायद सऊदी अरब पहुंच चुके होंगे, क्योंकि यहाँ से उन्होंने सऊदी अरब जाना है, सऊदी अरब से उन्होंने बरतानिया जाना है, बरतानिया से उन्होंने अमेरिका आना है, यहाँ न्यूयॉर्क, जहाँ पर के यूनाइटेड नेशंस की सालाना जनरल असेंबली का इजलास होने वाला है। इस पूरे सफर में इनके साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद होंगे। जिस तरह वो कतर में थे, वो सऊदी अरब भी उनके साथ जाएंगे, बरतानिया भी जाएंगे, और अमेरिका भी आएंगे। अब याद रखिए कि पाकिस्तान का वजीर आजम भी मुल्क से बाहर, पाकिस्तान फौज का सरबराह भी मुल्क से बाहर, पाकिस्तान का सदर भी मुल्क से बाहर, और मियां नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं, वो भी बरतानिया जा चुके हैं। और यूं जो एक अहम बैठक होने वाली है, क्योंकि ये एक्सटेंशन का मौसम है। पाकिस्तान इस वक्त एक एक्सटेंशन फोबिया में फंसा हुआ है। हर तरफ एक्सटेंशन की खबरें हैं, घंटों के हिसाब से खबरें आती हैं कि जी एक्सटेंशन मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली। ये सिर्फ और सिर्फ गैरिजन स्टेट्स में होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एब नॉर्मल मुल्कों में होता है। नॉर्मल मुल्कों में इस किस्म के ड्रामे नहीं होते, जहां पर के एक फौज के सरबराह की एक्सटेंशन मुल्क की जो बका का मसला बन जाए। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन बहरहाल ये हो रहा है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त बरतानिया पहुंच चुके हैं, और वहां पर उम्मीद है कि उनकी मुलाकात एक मरतबा फिर आसिम मुनीर साहब से होगी, क्योंकि हर किस्म की खबरें बाजार में गर्म हैं। मैं यहाँ पर कोई कयास नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ये जो स्पेकुलेशंस चल रही हैं, ये मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई अच्छी खबर है। क्योंकि इससे पता ये लगता है कि पाकिस्तान में जो क़यादत की कंटिन्यूटी है, उसके हवाले से हमेशा से सवाल रहेगा। एंड इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर एनी नॉर्मल कंट्री। पाकिस्तान के पर पता नहीं ये अप्लाई होता है कि नहीं, लेकिन नॉर्मल मुल्कों के लिए अच्छी खबर नहीं है। यहाँ पर जो हमारे सदर साहब हैं, वो भी 10 रोज़ा दौरे पर इस वक्त चीन में हैं। चीन में उनकी बड़े लो की किस्म की एक्टिविटीज हैं। कभी वो किसी तैयारा साज कंपनी के उनका जो हेडक्वार्टर है और उनके जो फैक्ट्रीज हैं उनका दौरा करते हैं। J10 की फैक्ट्री का दौरा किया। मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट था, क्योंकि चाइना इस तरीके से हर एक को ये दौरे नहीं करवाता।
तो यकीनन ये सिग्निफिकेंट है। फिर अब वो शंघाई में, शंघाई में भी उनकी कुछ मुलाकातें हुई हैं। आज उनकी चेरी ऑटोमोबाइल्स जो कि इलेक्ट्रिक बसेस बनाते हैं, उनके सरबराह से मुलाकात हुई है। लेकिन इस सिलसिले में बातें तो हुई, लेकिन कोई बड़ा नतीजा नजर नहीं आया। हाँ, इस बात का जिक्र जरूर हुआ कि शायद चेरी पाकिस्तान में जो बसेस हैं उनमें कुछ अपने लोकलाइजेशन करना चाहते हैं, नहीं पाकिस्तानी बनाए हुए कंपोनेंट्स इसमें ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, उनकी जो भी यहाँ पर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके हवाले से। आ, नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जैसे मैंने आपको कहा कि र्यूमर मिल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। याद रखिए, जितनी भी शख्सियात हैं इनमें से यानी बाकी तो सारे इलेक्टेड हैं मां सिवाय आर्मी चीफ के, जो कि रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं। तो वो किसी को जवाबदेह नहीं है, वो सिर्फ अपने बॉस को जवाबदेह हैं। लेकिन जो बाकी हैं वो तो जवाबदेह हैं। और इस वक्त आप देखिए, पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा पानी के नीचे है। सैलाब की तबाहकारियां अभी भी जारी हैं। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां बढ़ रही हैं वहां पर। और पर जो पंजाब में जो सैलाब ने तबाही छोड़ी है, वहां पर बहुत बड़ा काम करना बाकी है। लेकिन पाकिस्तान की आला तरीन क़यादत इस वक्त गायब है। इस वक्त कोई चीन में है, कोई कतर, फिर सऊदी अरब, फिर बरतानिया और फिर अमरीका। आई एम नॉट श्योर कि अगर कोई और नॉर्मल मुल्क होता तो उसका वजीर आजम प्रेफर ये करता कि वो इन मुल्कों के दौरे करे, या पाकिस्तान में बैठकर उन गरीबों की दादरसी करता जो कि इस वक्त भी इमदाद के मुंतजर हैं। साथ ही पाकिस्तानी अदलिया की जानिब से भी बड़ी खबरें आ रही हैं, हर तरफ खबरें हैं। आपको मालूम भी है, लेकिन मैं इसका जिक्र करना जरूरी समझता हूँ रिकॉर्ड के लिए, कि जिस तरीके से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो पीटीए के चेयरमैन है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के जो चेयरमैन है, मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान, उनको जिस तरीके से ओहदे से हटाया गया है अदालती हुक्म के तहत, और एक 99 सफात पर मुश्तमिल एक फैसला जो है वो सामने आया है। ये फैसला एक बात साबित करता है, वो ये कि पाकिस्तान में मेरिट की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जाती हैं। और इसमें साबिक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स भी दबा के उससे फायदा उठा रहे हैं। यानी अगर एक शख्स एक ओहदे का अहल नहीं है, तो अगर उसके अंदर इतनी ज्यादा यानी ईमानदारी हो, तो उसको चाहिए कि वो खुद डिक्लाइन कर दे कि जी मैं ये नहीं करता, मैं इसका अहल नहीं हूँ। लेकिन जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब का जो फैसला आया है, वो बिल्कुल साफ बता रहा है कि मेरिट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया, इनकी अपॉइंटमेंट गैर कानूनी तरीके से की गई। और साथ ही जो हमारी अदलिया पर रियासती जो यलगार है वो जारी है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने ही एक साथी जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोक दिया, क्योंकि उनके ऊपर ये शक है कि उनकी डिग्री जाली है। अब इसमें दो तीन सवाल आते हैं। सबसे पहला तो ये कि अगर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री वाकई जाली है, तो फिर क्या उन अफराद को भी जेल नहीं जाना चाहिए जिन्होंने इनको अपॉइंट किया था? और फिर उन अफराद को भी जेल नहीं जाना चाहिए जिन्होंने इनको इस ओहदे तक लाया? तो एक तो ये पॉसिबिलिटी कि अगर उनके साथ इस किस्म का, यानी उन्होंने इस सिस्टम को इतना धोखा दिया, सारी उम्र धोखा दिया, तो क्या ये वजह है? या ये वजह है कि उन्होंने जो फैसले दिए उसकी वजह से रियासत के कुछ एहलकार खुश नहीं थे और उनको सजा दी जा रही है? पाकिस्तान में आम राय ये है, जिस तरीके से रिएक्शन आ रहा है इस्लामाबाद बार काउंसिल का, तो उसमें तो ये नजर आ रहा है कि ये सियासी फैसला है, इसका मेरिट से कोई ताल्लुक नहीं है। जस्टिस जहांगीरी को बेसिकली टारगेट किया जा रहा है, उनको उन फैसलों की सजा दी जा रही है जो उन्होंने अपने कैरियर में और स्पेशली हालिया चंद महीनों के दौरान दिए हैं, जो कि शायद रियासत के कुछ पिलर्स को पसंद नहीं आए। और अदलिया ही का जिक्र करें तो पाकिस्तान में एक अजीब हाल है। यानी एक तरफ तो आप देखिए कि टेररिज्म का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो फैला हुआ है हर तरफ। खैबर पख्तूनख्वा इससे बहुत ज़्यादा मुतासर है, और बलूचिस्तान भी बहुत ज़्यादा मुतासर है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में मेरी राय में बलूचिस्तान से ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है। और यहाँ पर तो चाहिए ये है कि निज़ाम ज़्यादा शफाफ तरीके से चलता है। यहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो तहरीक इंसाफ जो दावा करती है कि हम अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं, लेकिन वो कुछ डिलीवर ना कर पाए जिनकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। मैं आपको एक छोटा सा एक केस आपके सामने पेश करना चाहता हूं, क्योंकि ये एक बहुत ही अफसोसनाक हकीकत है कि पाकिस्तान में न सिर्फ ये कि इंसाफ गायब है, बल्कि इंसाफ का कत्ल हो रहा है। हालिया दिनों में खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है दरगई, यहाँ पर एक बहुत बड़े वकील थे खालिद खान खटक, जो दरगई बार एसोसिएशन के सदर भी थे और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे खटक कौमी इत्तेहाद पाकिस्तान के भी। बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, सोशल वर्कर थे।
किसी के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। लोगों की मदद करते थे, एजुकेशन सेक्टर में उन्होंने काफ़ी काम किया, और बहुत अच्छे नाम के वो हामिल शख्सियत थे। और साथ उनका जो फैमिली है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों पर, यानी पढ़े लिखे लोग हैं। उनके एक भाई मेरे पुराने कलीग भी हैं, कुरैश खान खटक, जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के स्पेशलिस्ट हैं। और ये जो नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट है उसके रेजिडेंट कंट्री डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो दे आर वेल एजुकेटेड, गुड लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, यानी अच्छे लोग हैं और कानून पर अमल करने वाले लोग हैं। तो ये जो खालिद खान खटक थे, ये अपनी जो कचहरियां हैं दरगई की, वहां से अपनी प्रैक्टिस खत्म करके 28 अगस्त को अपने घर जा रहे थे, जो कि उनका गांव तकरीबन दरगई से कोई 12 किलोमीटर दूर है। तो रास्ते में उनको एम्बुश किया गया। एम्बुश करके उनको नामालूम अफराद ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। और उसके बाद फिर जो उनकी फैमिली है, उन्होंने एक FIR दर्ज कराई, और जो लोकल लेवी स्टेशन है वहां पर। और 1 सितंबर को उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि जी आप इसकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएं और इसकी पूरी तहकीकात करें कि कौन है हमारा दुश्मन, क्योंकि हमने तो किसी के साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं की, बल्कि इस खानदान ने तो अपने खित्ते की बड़ी खिदमत की है। तो खैर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। और साथ ये कि चूंकि खानदान को ये पता ही नहीं है कि हमारा दुश्मन है कौन, तो उन्होंने हुकूमत से कहा कि हमें इजाफी सिक्योरिटी दी जाए। तो उनको एक कोई वो लेवीज का एक एहलकार दिया गया कि जी वो जो डॉक्टर साहब है उनको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन मिल जाए। लेकिन मैं कहा जी, एक लेवीज का एहलकार हमारे खानदान को प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। बल्कि उन्होंने हुकूमत से ये कहा कि आप हमें जो ममनुआ बोर के लाइसेंसेज है वो दें, ताकि हम अपना दिफा तो कर सकें, क्योंकि हमें अपना दुश्मन नहीं मालूम। तो उनको बताया गया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बैन है, लिहाजा आपको इस किस्म का असलहा देने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। तो ना तो उनको फुल प्रोटेक्शन दी जा रही है, और जो JIT 1 सितंबर को बनाई गई थी उसका जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया। यानी पाकिस्तान के अखबारात में भी ये खबर आ चुकी है, जहां पर कि जो अमर है उसको हाईलाइट किया गया है कि जनाब ये जो JIT बनाई गई थी ये कितना कॉम्प्लिकेटेड केस है कि आप अभी तक इसके जो कल्प्रिट्स हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सके। तो जो फैमिली है वो ये डिमांड कर रही है कि इसकी जो वाकई की एक शफाफ तहकीकात की जाए, और जो इसके अंदर लोग शामिल हैं, यानी जो जिन्होंने फायरिंग की है, जो इस कत्ल में शामिल हैं, उनको करार वाकई सजा देने के लिए उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, और इस खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आई होप एंड आई सिंसियरली होप कि जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर, और जो गवर्नर हैं जो कि इस फैमिली को खुद जाती तौर पर जानते भी हैं, मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए कि इस पर खुसूसी तवज्जो दें और इस फैमिली का की दादरसी करें, क्योंकि दे रियली नीड हेल्प। एक ऐसे वक्त जब पाकिस्तान में जिस किस्म का हाल है, तो यहाँ पर इस किस्म के जो केसेस हैं, अगर वो भी ऐसे ही अन नोटिस जाएंगे और उनके जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको सजा नहीं मिलेगी, तो पाकिस्तान का क्या बनेगा। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जो ये मुतासरा खानदान है, हमारे दोस्त हैं, अल्लाह ताला इनको सब्र दे और मरहूम के दर्जात बुलंद करे। साथ आज एक और बड़ा वाक़या हुआ है, और वो ये कि अमेरिका और भारत के दरमियान ताल्लुकात में काफ़ी कशीदगी थी। लेकिन हालिया दिनों में सदर ट्रंप की जो टोन है उसमें कुछ चेंज आई, क्योंकि इससे पहले सदर ट्रंप भारत पर काफ़ी नाराज थे भारत से, और उनके ऊपर उन्होंने 50% टैरिस भी लगाए। लेकिन आज सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि मैंने आज भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर बात की, बहुत अच्छी बात हुई। मैंने उनको उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद भी दी। सर ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की बड़ी तारीफ की, और साथ ये भी शुक्रिया भी अदा किया कि जी मोदी अमेरिका की उन कोशिशों पर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके तहत अमेरिका की कोशिश है कि यूक्रेन की जंग को खत्म किया जा सके। तो मेरा ख्याल है कि ये एक शायद पहले एक रीसेट आया था जहां पर के ताल्लुकात खराब हुए थे। अब शायद ये ताल्लुकात एक और रीसेट की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि न्यू दिल्ली से एक और खबर भी है कि अमेरिका और भारत के दरमियान जो ट्रेड निगोशिएशंस हैं उनके अंदर भी काफी इंप्रूवमेंट आई है, यानी काफी उसके अंदर प्रोग्रेस हुई है। और शायद आने वाले दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान कोई एग्रीमेंट भी हो जाए, क्योंकि इस वक्त भारत की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यानी आप देखिए कि अमेरिका को जो भारत ने 2025 की यानी 24-25 का जो साल है, इसमें उन्होंने $86.5 बिलियन की एक्सपोर्ट्स की थी अमेरिका को। और अब प्रोजेक्शंस ये आ रही हैं कि चूंकि टैरिफ्स लग चुके हैं, तो अब भारत की एक्सपोर्ट्स अमेरिका के लिए कम होकर $86 बिलियन से कम होकर
49.6 बिलियन डॉलर तक 2026 तक पहुंच जाएंगी, जिसका मतलब ये हुआ कि भारत की इकोनॉमी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचे। वैसे भारत की बहुत बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट ब्लो है उनकी इकोनॉमी के लिए। और साथ ही एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि जी, अमेरिका और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात काफी बेहतर हो रहे हैं। और अब आज तकरीबन गुज़श्ता 2 महीनों के दौरान अमरीकी और बांग्लादेशी अफवाज ने 3 मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस की हैं। और आज इंडियन मीडिया में ये खबर काफी प्रोमिनेंटली हर जगह फैली हुई है कि जी एक C-130J सुपर जहाज, जो कि बेसिकली जापान में स्टेशन है, वो चिटागोंग में लैंड हुआ है। और ये कि यहाँ पर जो बांग्लादेशी एयरफोर्स है उनकी और अमरीकी पैसिफिक एयर फोर्सेस के दरमियान जॉइंट एयर एक्सरसाइजेज भी हो रही हैं, और जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं उनकी एक्सरसाइजेज भी हो रही हैं, जिसमें से एक को ऑपरेशन पैसिफिक एंजल R25-3 कहा जा रहा है। इस एक्सरसाइज में अमरीकी और बांग्लादेशी और श्रीलंकन फौजें हिस्सा ले रही हैं। जबकि एक और जुलाई में हुई थी इनकी एक एक्सरसाइज, जो कि टाइगर लाइटनिंग 2025 के नाम से याद की जाती है। और ये एक्सरसाइजेज बुनियादी तौर पर उन इलाकों में हो रही हैं जो कि बांग्लादेश की, इंडिया और म्यांमार की सरहद के करीब है। यहाँ पर इससे पहले अगस्त में भी, यानी गुज़श्ता माह भी, एक और एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम टाइगर शार्क था। इसमें भी अमरीकी वेपन्स भी इस्तेमाल हुए थे। और यहाँ पर याद रखिए कि बांग्लादेश में अमेरिका की दिलचस्पी भी बढ़ रही है। चीन की दिलचस्पी तो पहले से है। इस वक्त चाइना चाइना म्यांमार में भी काफी इन्वेस्ट कर रहा है, और बांग्लादेश में भी कर रहा है। और अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि वो बांग्लादेश में अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ाए, और चीन और म्यांमार में भी जो है कम से कम उनको काउंटर कर सके, क्योंकि म्यांमार में इस वक्त खाना जंगी शुरू है। और यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि कौन से ग्रुप की मदद की जाए। याद रखिए कि बांग्लादेश और म्यांमार की तकरीबन कोई 271 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है। तो इंडिया में इसके ऊपर अच्छा खासा अनीज है, क्योंकि भारत में इसको बड़े शक की निगाह से देखा जा रहा है, क्योंकि उनको इस बात पर भी तशवीश है कि अमेरिका बांग्लादेशी अफवाज के साथ एक्सरसाइज क्यों कर रहा है। गर्चे पहला वाकया नहीं है। बांग्लादेश और अमेरिकी अफवाज के दरमियान जो ये जॉइंट मशकें हैं, ये तो 2009 से चली आ रही हैं, लेकिन अब इनमें इजाफा हुआ है। और फिर इन खबरों का आना कि बांग्लादेश शायद चीन से J-10 तैयारे भी खरीदे, तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। और इसीलिए इंडिया में इसके ऊपर काफी ज्यादा अनईस पाया जाता है। काफी इसके ऊपर कमेंट्री हो रही है उनके मीडिया में। आखिर में अक़वाम मुत्तहिदा की उस रिपोर्ट का जिक्र जो कि UN इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने मुकम्मल की है, और यह गजा में जो इसराइली अफवाज की जो कार्रवाइयाँ हैं उसके हवाले से है। और इसमें जो इंसानी हकूक की काउंसिल है उसकी जानिब से एक स्पेशलिस्ट की टीम मुकर्रर की गई थी, और उनको कहा गया था कि आप इन्वेस्टिगेट करें कि कहीं यहाँ पर नस्लकशी तो नहीं हो रही फ़लस्तीनियों की। आज उनकी ये रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि बिल्कुल इसराइल यहाँ पर नस्लकशी कर रहा है फ़लस्तीनियों की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल ने 1948 के नस्ल कशी के कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है, और ये कि उस कन्वेंशन में बुनियादी तौर पर 5 मुख्तलिफ कंडीशनैलिटीज रखी गई हैं, यानी 5 मुख्तलिफ वजूहात रखी गई हैं कि अगर वो नजर आए कहीं पर भी, तो फिर उसको वो कहते हैं कि यहाँ पर नस्ल कशी हुई है। और कहते हैं कि ये रिपोर्ट कहती है कि उन्हें अपनी इन्वेस्टिगेशंस में गजा में 5 में से 4 ऐसे शवाहिद मिले कि यहाँ पर वाकई नस्ल कशी हो रही है। और उसके ऊपर अब यकीनन इसराइल पर काफी असर पड़ेगा, इसका बड़ा उन पर प्रेशर आएगा, क्योंकि इसराइल ने पहले ही बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। ग्राउंड ऑपरेशन जो गजा सिटी पर है, वहां पर उनका ऑपरेशन भी शुरू है। और साथ ही मार्को रूबियो जो अमेरिका के वजीर खारजा हैं, वो कतर आ गए, और शायद कतर को अमेरिका कुछ हथियार बेचने का प्रोग्राम बना रहे हैं। इसकी मजीद तफसीलात आएंगी तो मैं आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन जाने से पहले आपसे एक बार तो फिर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।